So what was the purpose? The purpose is to create transparency. How is transparency created? जितने भी sections हम पढ़ रहे हैं, whatever, देखो तुम भी जब sections पढ़ रहे होगे तो तुमको यही चीज रखनी है कि यार कंपनीज पे क्या ऑब्लिगेशन डाल रहा है, ये सेक्शन है, इसका क्या इफेक्ट है, तो तुम्हारे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा कि क्या है, रूल्स समझना है बस हमको. So even if you sit with that mindset, if you know why this was made and what is the effect, things become very easy. Yes or no? All right. So ट्रांसपेरेंसीज कैसे क्रिएट होती है? whenever लॉ सेक्शन एक ऑब्लिगेशन डालता है, ऑल राइट, एक कंपल्शन डालता है कि तेरे को ये फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? और इससे इंफॉर्मेशन किसको जाती है? स्टेक होल्डर्स को जाती है. स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? बैंक होती है, क्रेडिटर्स होता है, गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉइज होता है, लेंडर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इनके पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो डिसीजन मेकिंग बेटर होगा या खराब होगा? इट विल ऑलवेज बी बेटर. क्लियर है? एंड यही लाइफ का रूल है ना बेटा. आज तुम भी डिसीजंस कब लेते हो? इंफॉर्मेशन लेके ना, कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है. 3 जगह प्राइस पूछोगे फिर ही बेटर एक अच्छा डिसीजन लोगे. सही है या नहीं? ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था. ओके, अब स्टेक होल्डर्स भी हमने देखा था. अब हमने डेफिनेशंस क्या क्या पढ़ी थी? इफ यू रिमेंबर, कैन यू रिमाइंड मी? डेफिनेशंस क्या क्या पढ़ा था? ये तुम्हारा हैंड आउट है. सही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या चीजें थी? 1 2 3 4, बराबर है. देयर वर 4 थिंग्स इन सेक्शन नंबर 1. सबसे पहला क्या था? शॉर्ट टाइटल. एवरीबॉडी, सबसे पहला क्या था? शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. सेकेंड चीज क्या थी? एक्सटेंट, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ऑल राइट. सब दूसरा क्या था? एप्लीकेबिलिटी, मतलब सेक्शन नंबर 3 क्या था? कमेंसमेंट. सॉरी, नॉट एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट था. कमेंसमेंट डेट क्या था? लिखा नहीं तुमने? वो डेट ऑफ इनैक्टमेंट था. 30th August 2013 वॉज डेट ऑफ इनैक्टमेंट. याद रखना बेटा, कमेंसमेंट नहीं. एमसीक्यू में पूछ लेगा 1 मार्क के लिए. इट इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स. ऑलराइट, इनैक्टेड मतलब क्या? जब वो साइन किया था बेटा. समझ में आ रहा है? जब साइन किया था प्रेसिडेंट ने 2013, 30th August 2013. एंड ये डेट्स देख रहे हो, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग प्रोविजंस अप्लाई या एप्लीकेबल कर दिए. ऑल राइट. कितनी बार कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी सेम भी हो सकता है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी अलग अलग भी हो सकता है. कमेंसमेंट कब है? जब डे, सॉरी, इनैक्टमेंट कब होगा? सॉरी, एप्लीकेबिलिटी नहीं, मैं कमेंसमेंट एंड इनैक्टमेंट की बात कर रहा था. इनैक्टमेंट इज द डे विच प्रेसिडेंट साइंस द बिल, तो वो एक्ट बन जाता है. ऑन एप्लीकेबिलिटी, लागू होना, लागू होना कब होगा बेटा? जब उन्होंने नोटिफाई किया. तब देखो ना, चालू हुआ था 2013 से. 2013 के दिन ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल थे. समझ में आ रहा है? 2014 में ये सब एप्लीकेबल किया. ऐसा आहिस्ता आहिस्ता. अब ये डेट्स याद रखने वाली डेट्स नहीं है. 30th August वॉज डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये याद रखना. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अभी वो एमसीक्यू में डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 30th August क्या था. इट इज डेट ऑफ, एवरीबॉडी, डेट ऑफ इनैक्टमेंट. ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया. तो 1 2 3, 3 चीजें पढ़ ली. सबसेक्शन 1 2 एंड 3. सबसेक्शन 4, एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट था. एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेबिलिटी में क्या है? ए बी सी डी एंड एफ. ई नहीं है. क्लॉज ए बी सी डी एंड एफ किस किस को अप्लाई होता है? एवरीबॉडी. सबसे पहला किस किस को अप्लाई होता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 वाला, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. तो प्रीवियस कंपनी लॉ हमने ऑलरेडी देख लिया था. फिर क्या बोला? इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एज इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. बराबर है? दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स. ऑल राइट. एक एग्जाम्पल की तौर पे बेटा, कंपनी कैसा होना, कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, हाँ या ना? एवरीबॉडी, कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं. अब डायरेक्टर कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए? कंपनीज एक्ट तो बोलता ही नहीं है.
कंपनीज एक्ट के अंदर देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर कैसा भी चलेगा। अरे डायरेक्टर कैसा भी चलेगा, चलेगा सर, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि डायरेक्टर की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, या वो अकाउंट्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, या वो बैंक इकोनॉमिक्स हो गया या फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब अपनी फील्ड में एक उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? एवरीबडी, कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं। ये बैंक्स है, ये बैंक्स है, ये बैंक्स रजिस्टर किस में होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बराबर है। HDFC MOA। अगर एक बैंक ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? एवरीबडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 1956 दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा इसके ऊपर? हाँ या ना? किन हाँ लगेगा, चलो वेरी गुड। तो ये कंपनी है कि बैंक है? कंपनी है ना, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर अ प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 वाला, 2013 से पहले। तो कंपनी लॉ क्या बोल रहा है? डायरेक्टर कैसा भी चलेगा। बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोल रहा है? एक्सपीरियंस वाला चाहिए। तो क्या फॉलो करेंगे? कि मैं कोई भी डायरेक्टर लाऊं कि बैंकिंग एक्सपीरियंस वाला डायरेक्टर लेके आऊं? एक्सपीरियंस वाला। क्यों हम ये बोल रहे हैं? व्हाई आर वी सेइंग दिस? व्हाई आर वी सेइंग दिस? वी आर सेइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस लाइन बेटा। अंग्या, in so far as the provisions are inconsistent with their relevant law। relevant law मतलब बैंक वालों के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एंड आरबीआई हो गया, इंश्योरेंस वालों के लिए आईआरडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए, बराबर है। तो झगड़ा झगड़ी में क्या होगा? उनका रिस्पेक्टिव लॉ प्रिवेल करेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? यस। एंड क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा खासा डिस्कशन किया था हमने। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, वो अगर इंडिया के बाहर भी होगी, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में भी देखा था, इवन इफ इट इज आउटसाइड इंडिया इट विल बी कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। प्लस क्या होना चाहिए? नोटिफाइड। नोटिफाइड अभी दो ही चीजें, NHAI एंड FCI। तो बाकी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट होगी बट कंपनी शायद ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब नोटिफाइड ना हो। तो इस पे क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। यहां तक आई थिंक, आई होप एवरीवन इज क्लियर। फिर बॉडी कॉर्पोरेट देखो, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंक्लूड्स लिखा हुआ है, अमंग अदर थिंग्स, अलग अलग चीज के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूडेड है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑलराइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? नहीं है। क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। समझा कि घूम गए? कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट के अंदर आएगी, वो एक्ट के हिसाब से वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? उसके पास 5 चीजें: परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सू एंड बी सूड। समझ में आ रहा है? बट कंपनीज एक्ट इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ये हमने LLP एक्ट में भी देखा था, इफ यू रिमेंबर। CA फाउंडेशन के अंदर LLP एक्ट के अंदर भी हमने देखा था। क्लियर है? याद आ रहा है? ठीक है, ओके। सो क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से LLP बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से LLP बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे है या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया?
ऑल राइट, क्या हुआ, कंफ्यूजन समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। रिवाइज करके आए थे कि नहीं बेटा? नहीं, बारिश का मजा ले रहे थे सर, है ना? हमने ये पढ़ा था, यस। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन, क्या लिखा है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज। अगर मैं एक का रिश्ता दूसरे के साथ कंपेयर करके देख रहा हूं, तो अगर दूसरी कंपनी पहले वाली की क्या है, सब्सिडरी, तो फर्स्ट कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेटा इंटर लेवल में बेयर एक्ट को ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही स्टाइल में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में मैं थोड़ा बोलता था चेंज वेंज हो जाएगा तो चलेगा, इंटर लेवल में थोड़ा आपको ये रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो एवरीवन जस्ट रिपीट आफ्टर मी, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर अदर कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस, अब उसको डिफाइन करिए, अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। तो ठीक है सर, होल्डिंग में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है, हम सीधा आ गए थे सब्सिडरी। अब सब्सिडरी में मेरे को एक चीज तुम्हारे को कवर करवानी थी। सब्सिडरी किधर है? 287 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 87। नाउ सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मतलब क्या? होल्डिंग। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी हैज व्हाट? सबसे पहला कंट्रोल और मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बराबर है, मोर देन क्या था? 1/2 मतलब मोर देन हाफ। मोर देन कितना? 50%, तो 50.000 के हिसाब से ऊपर रहा। 50 रहेगा तो रहेगा नहीं, मोर देन हाफ होना चाहिए। तो बी क्रिटिकल एंड रिमेंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। सो मोर देन हाफ। ऑल राइट, ठीक है। हमने एक्सप्लेनेशन ए पढ़ लिया था, एक्सप्लेनेशन ए पढ़ लिया था या नहीं? कंपनी shall be deemed to be a subsidiary even if the control of another subsidiary company of the holding company, composition क्या मतलब था बेटा? मोर देन हाफ, मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी को अपॉइंट या डिसमिस कर सकते हो तो उस पर क्या माना जाएगा? कॉम्पोजिशन के ऊपर है। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी या सब्सिडरीज। लेयर का मतलब क्या होता है? यहां है ना प्रोवाइजो, provided that such class or classes of holding company shall not have layers of subsidiary beyond the numbers as may be prescribed। ठीक है, as may be prescribed। अब ये थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, अब इससे पहले मेरे को आपको एक चीज समझानी है कि यार सर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर क्या था? एवरीबॉडी, गवर्नमेंट कंपनी में कितना था? शेयर कैपिटल था या क्या था? गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाया मैंने? अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, ठीक है। एक मिनट, हाँ गवर्नमेंट कंपनी भी देख लेते हैं, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ कंपनी में है। लेट्स लुक एट गवर्नमेंट कंपनीज।
गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन एवरीबडी, नॉट लेस देन ऑफ क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। वहां पे क्या था, मोर देन हाफ ऑफ व्हाट, एवरीबडी यार। होल्डिंग सब्सिडरी में क्या था, वोटिंग पावर, मोर देन हाफ। यहां पे क्या है, नॉट लेस देन, तो मतलब मिनिमम 51, 50.000 पे चलेगा। मिनिमम कितना चाहिए हम लोग को, 51% ऑफ क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। सर पेड अप शेयर कैपिटल आता कहां से, शेयर से ही आता है। और वोटिंग पावर कहां से आते हैं, शेयर से ही आते हैं। तो एक जगह शेयर्स और एक जगह पेड अप शेयर कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, क्या फर्क है या नहीं है, डज इट मीन द सेम, कि सर एक जगह लोग ने ऐसा ही लिख दिया पेड अप शेयर कैपिटल, एक जगह लिख दिया क्या बोलते हैं वोटिंग पावर्स। समझ में आ रहा है, कुछ शेयर्स वोटिंग पावर कैरी नहीं करते, ओके, बट पैसा तो लगा है ना। प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो उस पर वोटिंग पावर नहीं रहेगा, बराबर, वन ऑफ द रीजंस। बाकी लोगों को कुछ समझ रहा है, नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। पहले ना देर इज एन अमेंडमेंट ओवर हियर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के अंदर। पहले मैं एक चीज बता देता हूं तो दोनों चीजें कवर हो जाएगी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ठीक है। अमेंडमेंट से पहले क्या था, यहां पर भी बिफोर अमेंडमेंट, या मैं इसको अगर प्री अमेंडमेंट लिख दूं, तो प्री अमेंडमेंट यहां पे भी क्या था, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ ऑफ व्हाट, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया, एवरीबडी, अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया, बोलो। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं आफ्टर अमेंडमेंट, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, टोटल वोटिंग पावर। समझ में आ रहा है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग शेयर्स इन पीक्यूआर लिमिटेड। एवरीबडी एकदम फोकस के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि एक जगह क्यों शेयर कैपिटल है और एक जगह क्यों वोटिंग पावर है, ठीक है। अब एबीसी के मान लो 24,000 शेयर्स हैं, 24,000 शेयर्स, 24,000 शेयर्स इन पीक्यूआर लिमिटेड, एंड पीक्यूआर लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000, आया ना। ऑल राइट, अब जो पीक्यूआर है उसके दो टाइप के शेयर्स रह सकते हैं बेटा। अभी ये लोग ने जो बोला ना इधर, क्या बोला तुम लोग ने, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, बराबर है। अब पीक्यूआर के टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स जो थे ना बेटा, ऑर्डिनरी शेयर, सादे शेयर्स कितने थे, 25,000, ओके। अब ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब क्या हो गया, एवरीबडी, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब क्या हो गया, वन शेयर वन वोट। समझ में आ रहा है, ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या हो गया, वन शेयर, एवरीबडी, वन शेयर वन वोट, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होल्डिंग है अगर हम माने, तो मुझे बताओ कितना परसेंटेज होल्डिंग है एबीसी इन पीक्यूआर, परसेंटेज निकाल के बताओ मेरे को कितना होगा। 24,000 डिवाइड बाय कितना, 50,000, तो कितना हो गया, 48% हो गया, बराबर है।
ऑल राइट, अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब क्या हो गया, 1 शेयर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द वोट। मतलब क्या हो गया, 10 शेयर का एक वोट है, बराबर है। यहां पे एक शेयर एक वोट, हाफ 25,000 इतना था, वहां पे क्या था, 10 शेयर रहेगा आपके पास तो एक वोट मिलेगा। क्या ये सबको समझा बेटा, उधर आपको समझ रहा है सबको, ठीक है, ऑल राइट। अब यहां पे अगर हम होल्डिंग करें, यहां पे हम लोग होल्डिंग करें तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स करके माने तो कितना हो जाएगा मेरे को बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ। दस शेयर्स का एक वोट है एवरीबडी, बताओ ना, कैलकुलेट करो, तुमको मैथ्स आता है ना, कितना परसेंटेज होल्डिंग रहेगा अगर 24,000 इनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, 25,000 सॉरी, 25 ना, 25 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 25 है ना, इधर पीक्यूआर के कौन से, अपने पास 24 है ना डिफरेंशियल, एट पॉइंट सेवन कैसे, मतलब कैसे, क्या कैलकुलेट किया, चौबीस हजार कितना, देर आर टोटल 24,000 वोट्स, सॉरी 24,000 शेयर्स, बराबर है, एंड उसके ऊपर वोट्स कितने हैं, 24,000 शेयर्स है, बराबर है, 27,500 बराबर, इंटू 100 करूंगा
एक मिनट, हाँ बेटा, ये हो गया 2500, 25,000 प्लस 2500, ठीक है। दीज आर टोटल वॉट, 27,500 टोटल क्या है, वोट्स। उसमें हमारे पास शेयर्स कितने हैं? बट बेटा एक मिनट, मुझे यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल का बेस लेना है ना। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इज, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट प्री अमेंडमेंट। तो मैं यहाँ 2400 लूंगा या 24,000 लूंगा? शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो वोट्स के मतलब शेयर्स के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बराबर है। तो 10 रुपए का अगर हम जैसा शेयर किया अज्यूम करा, तो मैं कितना लूंगा, 24,000 लेके ये वोट्स के ऊपर डिवाइड करूं तो मुझे कितना आ जाता है, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तुमने 8 पॉइंट, तो ये क्या हो गया, 87% हो गया। तो यहां क्या बन जाएगा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन। तो बेटा देखो, अब तुमको गड़बड़ समझ में आ रही है? अगर नॉर्मली मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स रहते हैं तो सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं बनता है। यहां पे बना क्या, होल्डिंग सब्सिडरी बना क्या, नहीं बना। क्या यहां पे बना, बन गया। तो इसको पार में लाने के लिए लोग ने क्या बोल दिया कि अब अमेंडमेंट के हिसाब से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले आर नॉट अफेक्टेड। समझ में आ रहा है बेटा? अमेंडमेंट हो गया तो आपके शेयर्स कैसे भी हो। अब क्या हो गया, आफ्टर अमेंडमेंट व्हाट आर दे टेकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट प्योर वोटिंग पावर। समझ में आ रहा है बेटा? द नेक्स्ट प्रोवाइजो, नेक्स्ट प्रोवाइजो, ये समझ में आ गया? नहीं, अच्छा मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। पहले एक बार ये प्रोवाइजो कर लो, फिर मैं समझाता हूं। प्रोवाइजो क्या लिखा हुआ है, आगे अपना प्रोवाइजो नीचे 287 में प्रोवाइजो देखो। प्रोवाइजो मतलब क्या था, एक्सेप्शन था। अरे हाँ या ना, प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। क्या लिखा हुआ है, सच क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज शैल नॉट हैव लेयर्स बियॉन्ड नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। नाउ दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 2 ऑफ द कंपनीज। मैं बोला ना रूल बेस्ड है। रूल नंबर 2 ऑफ द कंपनीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स। अब ध्यान से सुनो, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। लॉ ने बोला है लेयर ना दो तरीके के होंगे। आर यू फॉलोइंग? लेयर आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया वर्टिकल लेयर और एक दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल लेयर। एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब वर्टिकल लेयर मतलब क्या हो गया बेटा, एक कंपनी बना देते अपन सार्थक लिमिटेड, ठीक है। सार्थक लिमिटेड के नीचे है वंश लिमिटेड, ये वर्टिकल हो गया। एंड वंश लिमिटेड के नीचे है समझो जय लिमिटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लेयर कितने हो गए, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लेयर। लॉ रूल क्या बोलता है, थर्ड लेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर होल्डिंग सब्सिडरी है, द थर्ड लेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, नहीं बनाने देगा आपको। एक होल्डिंग, होल्डिंग के नीचे सब्सिडरी, सब्सिडरी के नीचे एक और सब्सिडरी, बस उससे ज्यादा आपको वो बनाने को नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आपका बस चेन चलता जा रहा है। ऑलराइट, ये प्रोवाइजो है टू सेक्शन 2 क्लॉज
87, 2 लेयर्स एंड 2 सब्सिडरीज। तो ये वाले केस में क्या हो गया, देयर आर 2 लेयर्स एंड 2 सब्सिडरीज। अब दूसरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है बेटा, ये वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, ऐसा रहेगा। तो अगर हम बोलते हैं यहां सार्थक लिमिटेड है, तो वर्टिकल लेयर कैसे हो जाएंगे, यहां पे वंश लिमिटेड, यहां पे जय लिमिटेड, एंड समझो शुभ को ले लेते हैं, शुभ लिमिटेड। स्पेलिंग बराबर है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऑल राइट, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ऐसा आप कितना भी एक्सपैंड करो, ठीक है। अब ये कितने लेयर्स है, 3 सब्सिडरीज, लेयर कितना है, 1 लेयर। समझ में आ रहा है, देर आर 3 सब्सिडरीज एंड देन देर इज 1 लेयर। अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितने लेयर्स है, क्या इसके नीचे हम लेयर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, बट उसके बाद लेयर नहीं डाल पाएंगे। यूं आप कितना भी एक्सपैंड करो, उसके नीचे कितना लेयर आएगा, एक और लेयर आएगा, उसके बाद लेयर आएगा नहीं। सो इन दिस केस, इन दिस केस कौन कौन है अपने पास, वंश, वी, मैं खाली ये लिखता हूं, वी, जे एंड एस कैन हैव ओनली 1 मोर लेयर, सही है। आफ्टर दैट इट इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो क्या है आंसर, नो, देखो अब इसका इफेक्ट क्या है प्रोवाइजो का, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन but there is restriction on vertical, there is restriction on vertical expansion. Is that clear, beta ye likh lo, there is no restriction on vertical expansion. बेटा एमसीक्यूज है ना, इसके लिए थोड़ा ये सब डेप्थ में पढ़ना पड़ता है।
ये हो गया। लिख लिया बेटा? मैं समझाता हूँ, लिख लो पहले, आई एक्सप्लेन। वहां भी नहीं समझ में आया ना, इसकी वजह से मैं तुमको बताता हूँ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। रुक जाओ, ये लिख लो। सबने ये लिख लिया? कहाँ कहाँ किसको नहीं समझा था ये? गर्ल्स में किसको नहीं समझा ये? बॉयज में वापस एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखो गाइस, पहले है ना क्या था, प्री अमेंडमेंट था। प्री अमेंडमेंट में क्या देखा जाता था? पेड अप शेयर कैपिटल देखा जाता था, ठीक है। अब पेड अप शेयर कैपिटल अगर मैं खाली देखूं, खाली पेड अप शेयर कैपिटल, तो मेरा परसेंटेज कितना आ रहा था? केस 1 में इफ आई सी हाउ मच डू हैव आई होल्ड हेल्ड, क्या हो गया, कितना आ रहा था? 48%। बट मुझे एक बात बताओ कि यार 50,000 शेयर्स में से मेरे पास अगर 24,000 शेयर्स है, फिर भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन रहा था या नहीं बन रहा था? नहीं बन रहा था, ठीक है। अब लॉ क्या बोलता है? वॉट रियली मैटर्स इज वोटिंग पावर, नॉट द इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, क्योंकि हम होल्डिंग सब्सिडरी में क्या देख रहे हैं? कॉम्पोजिशन, कंट्रोल, ये सब चीजें देख रहे हैं, राइट। तो लोग ने बोला वोटिंग पावर को, शेयर कैपिटल को हटा दो, पैसे लगाने की बात हटा दो, हम वोटिंग पावर के ऊपर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला केस देखें तो देर वॉज नो ऑर्डिनरी, मतलब देर इज नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन। बट केस 2, कि अगर हम शेयर कैपिटल ना देखें, ध्यान से सुनो, अगर हम शेयर कैपिटल ना देखें एंड वोटिंग पावर देखें तो कैसे होगा? तो टोटल वोटिंग पावर अगर हम समझे इधर, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, अगर डिफरेंशियल वोटिंग पावर इधर ले 1 शेयर एंड 10 वोट्स, अगर मैं इसको, डोंट वरी, तुम वही कैलकुलेशन में लिख रहा हूं, टोटल उसके पास ऑर्डिनरी 25,000, तो ऑलरेडी शेयर्स थे एवरीबॉडी, उसके पास 25,000 ऑलरेडी शेयर्स थे, तो 25,000 के कितने वोट्स होंगे? 25,000 वोट्स, बिकॉज 1 शेयर 1 वोट था। ही इज होल्डिंग 25, सी ही इज होल्डिंग 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, प्लस ही इज होल्डिंग, प्लस मैं बोल रहा हूं, प्लस ही इज होल्डिंग 25,000 डीवीआर शेयर्स। तो डीवीआर शेयर्स में से उसको कितने वोट्स मिलेंगे? 25,000 का 1/10 ही मिलेगा, तो वो कितना हो गया? 2,500 रुपया हो गया, ठीक है। ऑल राइट, अब टोटल वोट्स हो गया इन एसीटी, ये मैं टोटल वोट्स, सॉरी टोटल वोट्स इन पीक्यूआर में आपको बता रहा हूं। अरे हाँ या ना, मैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मेरे पास 50,000 शेयर्स है एवरीबडी, 50,000 शेयर में से 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है, तो कितने वोट्स? 25,000 वोट्स, 25,000 डिफरेंशियल डीवीआर है, तो कितना वोट्स? तो ये 27,500 इज हाउ मच? टोटल वोट्स इन PQR। ये समझ गया बेटा आपको? PQR के अंदर, अब PQR के पास क्या है? ABC के पास क्या है? 24,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो कितने वोट्स? 24,000, कितने शेयर्स है, तो कितने वोट्स? तो 24,000 नो वोट्स अपॉन कितने वोट्स? 27,500 इंटू 100 इक्वल टू, अब समझ में आ गया? 24,000 शेयर्स के कितने वोट्स रहेंगे?
24,000 वोट्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आ गया, वो लोग ने बोला वोटिंग पावर इज अ मोर एप्ट क्राइटेरिया रादर देन मनी। देखो यहां भी 24 है, बट यहां होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बन रहा, यहां पर भी 24 है, तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी बन रहा है? हाँ बन रहा है। यहां पे देखो वही शेयर्स के पास, इसके पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है या नहीं है? वही शेयर्स के साथ यहां इन्फ्लुएंस ज्यादा है या नहीं है? हाँ है सर। पेड अप शेयर कैपिटल से नहीं फर्क पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? वोटिंग पावर। एंड द लॉ सेज व्हाट? मोर देन हाफ, मोर देन 50%। वापस समझाऊं, वापस समझाऊं। यहां पे ऑर्डिनरी शेयर्स था कितना? 24,000। ऑर्डिनरी शेयर्स था 25,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 50,000। तो इसकी वोटिंग कितनी हो गई? 48% ही हो गई होल्डिंग। ठीक है, अगर मैं वोटिंग पावर लू, इफ आई टेक वोटिंग पावर, वन शेयर वन वोट, तो टोटल वोट्स पीक्यूआर के कितने हैं? 25,000। तो वो बराबर है प्लस 2,500 डीवीआर वाले। 2,500 कैसे आया? वन शेयर इज इक्वल टू 1/10, मतलब 10 शेयर का एक वोट। तो 25,000 का 1/10 हाउ मच? 2,500। 25,000 प्लस 2,500 कितना हो गया? 27,500। अपने पास एबीसी के पास कितने हैं? 24,000 वोट्स है, बिकॉज ही हैज 24,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। इधर तो 2400 अपॉन 27,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 87%। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? लेयर्स लिख लो बेटा, लेयर्स लिख लो, तो अपना होल्डिंग सब्सिडरी एकदम क्लियर हो जाएगा। सार्थक क्लियर? वंश, जय, शुभ। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी पढ़ाई थी मैंने तुमको।
कंक्लूजन लिख लिया बेटा? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आ जाओ। सेक्शन 2 क्लॉज 41। अच्छा लिख रहे हो, बोलो तो सही, लिख रहे हैं। No restriction on horizontal expansion, but there is restriction on vertical expansion. बेटा एवरीबॉडी आ जाओ ध्यान से। क्या हम पढ़ रहे हैं अभी? क्या होता है फाइनेंशियल ईयर तुम्हारे हिसाब से? एवरीबॉडी क्या होता है? 1 अप्रैल टू, कंपनीज एक्ट ने इसको भी डिफाइन कर दिया है, साथ में पढ़ते आराम आराम से। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू क्या लिखा हुआ है? एवरीबॉडी रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट? कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनीज एक्ट वाला। मतलब क्या? एनी बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज नोटिफाइड, तो ही कंपनीज एक्ट लगेगा। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो क्या है, नोटिफाइड है। मींस क्या लिखा हुआ है? द वर्ड क्या यूज किया हुआ है? मींस। तो मतलब क्लियर डिफाइन कर दिया है, या तो ये या तो वो। याद आ रहा है ना? द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो एक डेफिनेशन का हिस्सा हो गया। एवरीबॉडी फाइनेंशियल ईयर मींस, और फाइनेंशियल ईयर फॉर अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट मींस क्या है? पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अगर मैं इसका एक चार्ट बना लूं तो क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 41। फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स या मींस? मींस मतलब डेफिनेट दिया हुआ है। मींस दो चीजें। पहले वाला बोलो, पीरियड एंडिंग, पीरियड एंडिंग 31 मार्च एवरी ईयर। स्टार्ट क्यों नहीं दिया? सर 1 अप्रैल क्यों नहीं लिखा? हर कंपनी 1 अप्रैल पे थोड़ी ना चालू होगी। समझ में आ रहा है? एंड सबका एक ही है, क्या? 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। अब समझ में आ रहा है क्यों एंड डेट, स्टार्ट डेट क्यों नहीं दिया? सर हम तो जिंदगी भर पढ़े 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहां पे स्टार्ट नहीं दिया बिकॉज हर कंपनी सेम। कंपनी अप्रैल में स्टार्ट हुई, एंड कहां होगा? अरे बोलो, अप्रैल में स्टार्ट हुई, एंड कब होगा? 31 मार्च एवरी ईयर। मई में स्टार्ट हुई 31 मार्च, अक्टूबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर में स्टार्ट हुआ, फरवरी में स्टार्ट हुआ। क्यों? मुझे एक बात, जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से तो बोलो। अभी तक तो मैंने इतना पढ़ाया। सर फेब में स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा? सेंस बनता है क्या? चालू खत्म नहीं हुआ, बुक स्टार्ट नहीं हुई कि बुक्स एंड कर दो। समझ में आ रहा है क्या? कितना तो भी तुम ट्रांजैक्शन कर लोगे एक महीने में? कि शुरू किया जनवरी में, स्टार्ट किया 31 में बंद करो। सर अभी तो स्टार्ट किया था जर्नल एंट्रीज, और अभी आप बोल रहे हो बुक्स क्लोज कर दो, तो थोड़ा सेंसलेस है। तो देखते आगे क्या लिखा हुआ है। एंड सी देखो, एंड आया तो अभी मीनिंग चेंज, तो मीन्स या तो ये
यहां पे क्या आ गया बेटा, एंड, सही है, और नहीं है, एंड है, या तो ये 31 मार्च पे खत्म होगा, एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी. ऑल राइट, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ईयर इन विच द कंपनी हैज बीन मेड अप और बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन मेड अप. तो लॉ ने दोनों चीज का देखा. दिसंबर का है तो एटलीस्ट एक क्वार्टर तो बन ही जाएगा, जैन फेब मार्च. जैन का अगर तुमने इनकॉर्पोरेट हुआ फर्स्ट जैन के बाद, तो मतलब तुम इतना ही नया है कि तुम क्या रिजल्ट पब्लिश करेगा, क्या दिखाएगा. समझ में आ रहा है तुम लोग को. तो यहां पे उसको समराइज करने के लिए मैं क्या बोलूं, वेयर क्या लिखा था, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, वेयर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कभी 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 ऑन और आफ्टर, कब, फर्स्ट जैन. तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, बोलो, पीरियड एंडिंग 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर. समझ में आ रहा है. तो फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड एंडिंग and where the company is incorporated after 1st January, then the period ending 31st March of the following year. मतलब अगर कंपनी बनी 1st January 2025, इसका फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा, 31st March 26. तो टेक्निकली इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा 15 महीने का. रेगुलर अपना 12 रहता है, इसका 15 महीना, बट ओनली फॉर 1 ईयर या ऑल ईयर्स, ओनली फॉर 1 ईयर. नेक्स्ट ईयर से कब एंड हो जाएगा, 31 मार्च. तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल. जब खत्म 31 मार्च को हुआ तो ऑब्वियसली स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को. आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड मतलब exception, provided where the company is a holding company. मतलब exception में कंपनी क्या है, होल्डिंग है, या क्या है, सब्सिडरी है, या क्या है, एसोसिएट है, जो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है. तो क्या एसोसिएटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, या ये तीनों चीजें इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तीनों आउटसाइड इंडिया है. तो अगर मैं फर्स्ट प्रोवाइजो बोलूं, फर्स्ट प्रोवाइजो यहां लिखूं बेटा, तो प्रोवाइडेड दैट, बेटा पढ़ने का स्टाइल देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंपनी इज, क्या बोलो, वेयर द कंपनी इज क्या, होल्डिंग है, या क्या है, सब्सिडरी है, या क्या है, एसोसिएट है, किसका, कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं बोलना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बस इतना जरूरी है. एंड देखा था, एंड तो दो शर्त फुलफिल होनी चाहिए, या तो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएटेड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड is required to follow a different financial year for consolidation outside India. तो क्या होगा, शर्त पहले देखो बेटा, लॉ ने ऑब्लिगेशन क्या डाला हुआ है, एंड इज रिक्वायर्ड, क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टू डू व्हाट, फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया. मतलब बेटा यूएस में कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है. अपना कैलेंडर ईयर क्या हो गया, जैन से दिसंबर, तो उनका फाइनेंशियल ईयर भी जैन से दिसंबर रहता है. ऑल राइट, तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, होल्डिंग,
ऑल राइट, ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अलाउ एनी पीरियड वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। मतलब कोई भी पीरियड अलाउ कर सकता है अगर आपने अप्लाई किया है तो, डिफॉल्ट से नहीं मिलेगा। तो दो शर्त कंप्लीट करोगे फिर किसको अप्लाई करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई भी पीरियड दे सकता है एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो 6 महीने का भी फाइनेंशियल ईयर आपके लिए कर सकता है, 3 महीने का भी कर सकता है, 12 महीने का भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना पार है। बट बाय डिफॉल्ट है या बाय एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये इससे पढ़ना आसान हो जाएगा। ऑन एप्लीकेशन में अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लिख लो। चलो, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन हो गया, समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट डेट आया क्या? 1st वीक ऑफ जुलाई एक्सपेक्टेड है।
मुझे एक बात बताओ, एवरीवन स्टॉप राइटिंग, क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंपनी विच इज होल्डिंग ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। होल्डिंग वाली इंडियन है या बाहर वाली इंडियन है? तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या हो? अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या हो गया? उसकी बाहर वाली सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? मैं इंडिया में हूं, मेरी सब्सिडरी किधर है? बाहर है। समझ में आया बेटा? और अगर सब्सिडरी इंडिया में है तो होल्डिंग किधर है? अब समझ में आ रहा है? और अगर एसोसिएट किधर है? इंडिया में, तो सब्सिडरी किधर है? बाहर। ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तुमको अकाउंट्स में सीएफएस आएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां तुम एक साथ बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हो सकता है इनका अलग साल चलता है, फॉरेन सब्सिडरी है, हमारा अलग साल चलता है, तो हमको अप्लाई करके एक पीरियड मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। समझ में आया बेटा? हो गया? आ जाओ, लिख लिया बेटा? लिखो फटाफट, ये लोग का कितना फटाफट हो रहा है वॉइस का। समझ रहा है? मतलब तुमको हर छोटी चीज एग्जाम में, तुमको कुछ इंडिया वाला बाहर वाला दे दिया, तुम घूम मत जाना कि होल्डिंग बाहर की होनी चाहिए थी या होल्डिंग इधर की होनी चाहिए थी। वो लोग यही टेस्ट करते हैं। अभी तुमको पड़ गया होल्डिंग, बट कहाँ की? ये इंडिया वाले हैं, इनका काउंटर पार्ट। अगर सब्सिडरी इंडिया में है तो फॉरेन होल्डिंग में रहेगा, होल्डिंग, हाँ फॉरेन में होल्डिंग रहेगा। अगर होल्डिंग इंडिया में तो उसकी सब्सिडरी वहां रहेगी। और एसोसिएट में भी वैसा है, बिकॉज क्या बोल रहा है? कंपनी, कंपनी मतलब क्या? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। याद आया? क्लियर है? बार बार तुमको याद दिलाना पड़ेगा। अब हो, इधर आ जाओ, सेक्शन उसके ऊपर वाला ही, सेक्शन 2 क्लॉज, एवरीबॉडी, सेक्शन 2 क्लॉज 40 क्या है? कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? सबसे पहला वाला, एवरीबॉडी, सबसे पहला वाला बैलेंस शीट, दूसरा वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अगर तुम नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो तुम्हारा क्या बनेगा? इनकम एक्सपेंडिचर। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब सेक्शन 8 कंपनी। फाउंडेशन में पढ़ा था ना, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी का क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा वाला क्या है? ये सब तुम बनाओगे अकाउंट्स के अंदर पूरे सेट में। इनका खाली पीएनएल बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट भी है, पीएनएल भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, एक और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अगर तुमने शेयर्स इशू करे हैं, नए शेयर्स इशू करे, वो भी बताओ पब्लिक को। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है? एंड लास्ट वाला क्या है? नोट्स। हाँ, टेक्निकली नोट्स टू अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। समझ में आ रहा है? रिफर टू पार्ट 1 to 4, इसके सारे नोट्स क्या बनेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसकी साइन रहती है? डायरेक्टर की, सीए की, सीएस की।
तो सीए सब साइन करता है, नोट्स भी। समझ में आ रहा है? सो दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर। बट यहां पे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? 5 चीजें। ऑल राइट, बट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब क्या हो गया? ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी को क्या नहीं बनाना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी सबको क्या बनाना है? पूरे 5। ऑलराइट, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, अभी तुम ही मेरे को बताओ, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर डिफाइन करना है तो 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरे को बताओ, इट इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स, इसके अलावा और भी कुछ डाल सकते हो, बट इट सेज इट इंक्लूड्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ डाल सकते हो जरूरत पड़ी तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, बोलो सबसे पहला क्या है? बैलेंस शीट। दूसरा वाला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा क्या है? तीसरा है सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड लास्ट वाला क्या है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मत बोलो अभी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सेप्शन किसके ऊपर है? कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो इधर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन नहीं बनाएगा? ये देखो अपने मास्टर चार्ट से, ओपीसी और स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, ये लोग क्या नहीं करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस मत बोलो, सॉरी, सीएफएस इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम लोग मिक्स कर दोगे। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में जब भी सीएफएस बोलो तो कंसोलिडेटेड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो मे नॉट मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। बनाया तो चलेगा, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मे नॉट है ना, तुमको नहीं चाहिए तो मत बनाओ, बनाया तो ठीक है। और ओपीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम देख के क्या कर लोगे? वो ऑब्जेक्टिव नहीं बीट हो रहा, ट्रांसपेरेंसी। क्या उसका ही पैसा, वही डायरेक्टर, वही मेंबर, जाने दो। कहा सोम नहीं आया? Now, last topic for the day after this. No, we are leaving early because of the rain situation. 2:30 तो हो गया ना वैसे भी। क्या हुआ? नहीं, एक ही लेक्चर है ना। मेरा दूसरा लेक्चर भी है बेटा, फाउंडेशन में भी पढ़ाना है तेरे को, सितंबर वालों को।
इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा था, बिकॉज वहां भी मैंने कंपनीज खत्म किया तो मैं कंफ्यूज था कि किधर क्या पढ़ रहा है। अभी वहां सोगा चल रहा है। आ रहा था ना। सोगा। बट सितंबर वाले ना थक जाते हैं बहुत जल्दी। वो लोग अकाउंट्स में थक जाते हैं मालूम। हाँ बस हो गया सर। ऐसे ही करते हैं लोग। 2 घंटा 1 hour 45 minutes होता है ना, खत्म, उनका एनर्जी खत्म हो जाता। बारिश से पहले ही बेटा, बारिश की वजह से नहीं। ठीक है, लास्ट टॉपिक ध्यान से सुनो इधर। आ जाओ 277 के ऊपर। कौन है? रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब रिलेटिव। रिलेटिव कौन कौन है? बहुत सिंपल से दिया है। Relative with reference to any person या in relation to any person means anyone who is related to another. Relative कब माना जाएगा कि इन दोनों के रिश्ता क्या रहेगा? सबसे पहला क्या है? मेंबर्स ऑफ HUF। तो हर HUF का मेंबर एक दूसरे के लिए क्या रहेगा? एवरीबॉडी रिलेटिव। हर HUF का मेंबर एक दूसरे के लिए क्या रहेगा? रिलेटिव। दूसरा बट ऑब्वियस क्या लिखा हुआ है? हस्बैंड एंड वाइफ। ये लोग क्या है? रिलेटिव। ठीक है। तुम लोग के दिमाग में सब गलत गलत ही चलता है ना। हस्बैंड एंड वाइफ क्या माने जा रहे हैं? रिलेटिव। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेटिव है, वाइफ हस्बैंड की रिलेटिव है। ठीक है। एंड अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं बोला ना, कंपनीज एक्ट इज ऑन स्केलेटल अप्रोच। तुमको भर भर के रूल्स, क्योंकि रूल्स चेंज करना आसान है, मैंने बोला ना। पूरा वो अमेंडमेंट वमेंडमेंट पार्लियामेंट का चक्कर ही नहीं चाहिए भाई, सीधा नोटिफिकेशन में डालो, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे तो सर रिलेटिव क्या था? सेक्शन 2 एवरीबडी 277 में क्या था बेटा? मेंबर्स ऑफ HUF। लिखना बंद करो। मेंबर्स ऑफ HUF बराबर है। दूसरा क्या था? हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है बेटा, मैं ये क्यों बना रहा हूं? मुझे कोई शौक है? नहीं, तुमको पढ़ना ऐसा है। समझ में आ रहा है? तुमको लिटरली पढ़ना ऐसा है। तुमने एक सेक्शन पढ़ा, तुमने ब्रेक डाउन यही करना है, तुमको ये याद यही करना है। एग्जाम में बस तुम उसको सेंटेंस में लिखोगे कि रिलेटिव इज डिफाइंड एज और रिलेटिव इन रिलेशन टू अनदर पर्सन मींस मेंबर्स ऑफ HUF। सेकंड हस्बैंड एंड वाइफ या डीम रिलेटिव या एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसको मैं यहां बोलता हूं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। समझ में आ रहा है? मतलब डीम्ड रिलेटिव। ठीक है, डीम्ड रिलेटिव। अब ये डीम्ड रिलेटिव क्या है? यहां पे अगेन एक रूल है, कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन। ऑल राइट, डेफिनेशन डिटेल्स। डेफिनेशन डिटेल्स ये ऐसे ही लिखना है जैसा मैं लिखता हूं, मतलब स्पेलिंग देख लेना बस। डिटेल्स रूल्स 2014, ये जो ब्रैकेट में है वो ऐसा ही रहेगा, कंपनीज। अब ये क्या बोलता है मालूम? डीम्ड रिलेटिव। डीम रिलेटिव बोलता है फादर। फादर के ऑपोजिट क्या होगा? मदर। ठीक है। अब सुनो, फादर के नीचे सन क्या है? रिलेटिव है। सन्स वाइफ। मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं यार, इन दोनों का हस्बैंड वाइफ जैसे हुआ, फादर मदर बराबर है, सन सन्स वाइफ मतलब क्या हो गया? बहू। अगर फादर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, यस और नो? ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है? डॉटर। तो क्या रहेगा? डॉटर्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, गलत गलत चीजें सोचते हो। ठीक है, ध्यान से बेटा, ध्यान से ध्यान से।
ओके, एक और रिश्ता ले लेता हूं ब्रदर का, ध्यान से, ब्रदर का, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, सिस्टर का। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये सारे रिश्ते क्या है, रिलेटिव्स के रिश्ते। समझ में आ रहा है, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, सन्स वाइफ इज ऑल्सो अ रिलेटिव। अब यहां पे ध्यान रखना, सन इंक्लूड्स स्टेप सन, all right, and brother and sister both includes step। मैंने यहां पे डेफिनेशन खत्म कर दी है, ध्यान से सुनो, यहां पे दो चीजें नहीं आती बेटा। क्या, ब्रदर्स वाइफ मतलब क्या हो गया, भाभी, ब्रदर्स वाइफ, और एक और चीज नहीं आ रही इधर, सिस्टर्स हस्बैंड। अब वो नहीं मालूम मुझे क्या होता है, जीजा ना, सिस्टर्स हस्बैंड इज नॉट रिलेटिव। समझ में आ रहा है, ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर्स हस्बैंड इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, अब समझो, एक था मिस्टर ए, ठीक है, उसकी शादी हो गई किससे, मिसेस बी से। ऑल राइट, मिस्टर ए था, मिस्टर शादी हो गई मिसेस बी से। अब मिसेस बी वॉज अ विडो, ऑलरेडी शादी हो गई थी, मिस्टर बी का आइटम पानी में बह गया। ऑल राइट, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, मेघालय में मर्डर, हाँ हाँ उसको डब्बे वब्बे में डाल दिया, उधर बहा दिया, ठीक है। अब मिसेस बी के रिलेटिव समझो, मान लो ध्यान से, एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, सही है। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर मिसेस बी की शादी हो गई, ऑल राइट, मिसेस मिस्टर ये लोग नहीं गए हनीमून पे, समझ रहे, ऑलरेडी है ना सन एंड डॉटर, ठीक है। मिस्टर ए का रिलेटिव क्या सन है, मिस्टर ए का रिलेटिव क्या सन है, हाँ, बट क्या डॉटर रिलेटिव है, क्या है, अरे नहीं है ना, कहां लिखा है बेटा, श्श्ट, ये आपस में रिलेटिव है, ए के लिए नहीं, बिकॉज स्टेप सन है, स्टेप डॉटर थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है, ये दो तो रहेंगे रिलेटिव, ये रिलेटिव नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है, मिस्टर ए के, और ये रिलेटिव है, ये भी तो रिलेटिव है ही ना, समझ में आ रहा है। मिसेस बी एंड मिसेस बी का सन आर रिलेटिव, मिसेस बी मिसेस डॉटर, मिसेस बीज डॉटर इज रिलेटिव, सन डॉटर मतलब ब्रदर सिस्टर आर रिलेटिव, स्टेप सन। अब इनकी शादी हुई तो मिस्टर ए का स्टेप सन हो गया ना, स्टेप सन इज अ रिलेटिव, स्टेप डॉटर इज नॉट अ रिलेटिव। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ, बिकॉज ये इंक्लूड नहीं हुआ है डेफिनेशन में, तो ये तुमको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो लिख लो 277 रिलेटिव। आया ना समझ में, ये सब बनाना पड़ता है मेरे को, डब्बे में डालना पड़ता है लोगों को। मिसेस बी, मिसेस बी का हस्बैंड मिसेस सी, मिस्टर सी सॉरी, मिस्टर सी को डब्बे डब्बे में डाल के मेघालय में बहा दिया, ठीक है।
ठीक है, हो गया बेटा। अरे आरसीबी फैंस कौन है इधर? जीत गया भाई तुम लोग, जीत गया। और स्टैम्पिड भी हो गया, बैन भी कर दिया तुम लोग को। नहीं हुए बैन? जब मैंने सुना ना विराट कोहली रिटायर हो रहा है, तब मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आरसीबी कब जीतेगा, क्योंकि जब धोनी रिटायर हुआ था तभी भी उसको दे दिया था कप। विराट कोहली भी जब वो हुआ था तो कितने साल बाद जीता? 18 साल बाद, फर्स्ट टाइम, हाँ, एंड लास्ट टाइम। हो गया, सबको समझ में आया बेटा? क्लियर है? ऑल राइट, चलो लिखो और निकलो। नीचे है ना इसके? हाँ, थोड़ा पार्ट है नीचे का, लिख लो। एग्जाम्पल है, विडो मतलब ऑलरेडी मैरिड, याद रखना। मतलब मिसेस बी की शादी हुई थी, मिसेस बी ने डब्बे में डाल के भेज दिया, जमा कर लिया। हाँ, इसके लिए वो इंस्टाग्राम पे आजकल वो ब्लू ब्लू डब्बे का, कैंस का रील आता है ना। हाँ, ड्रम, बराबर। अच्छा, वो दूसरा केस था क्या? क्या उसको भी ड्रम में डाल दिया था क्या? लड़कियां ऐसा मत करो यार तुम लोग। अरे वो हाँ, तुम लोग ही पढ़ा के आ जाओ, जाओ नीचे कमेंट्स में। वो ये क्या पॉडकास्ट आ गया है कि बस पागल हो रहे लोग। यार मेरा बच्चा लोग ऐसे ही होना चाहिए सर, कॉर्पोरेट वेल आता है उसको, एक्सेप्शंस नहीं आता है। तुम लोग कमेंट्स में लिखो केस लॉ, ठीक है? चलो बेटा, थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। संभाल के जाओ और सीधा घर जाओ, ठीक है? गो होम स्ट्रेट, आज बहुत बारिश का वो है। हाँ, रख दो उधर ही, मैं ले लूँ। जय को दे दो, जय दे दे ऑफिस में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।